हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक टेक्निक है हेजिंग की। हेजिंग की टेक्निक है, तो व्हाट यू मीन बाय हेजिंग? हेजिंग होता है आपका रिस्क को मैनेजमेंट करने का एक तरीका। कोई भी इन्वेस्टर है, वो किसी प्रोजेक्ट में पैसे मतलब किसी भी सिक्योरिटी में पैसे लगा रहा है या किसी कमोडिटी में पैसे लगा रहा है, तो उसने इन्वेस्ट किया सिक्योरिटी में। अब उसके फ्लक्चुएशन से जो इन्वेस्टर को लॉस होगा, लॉस नहीं कह सकते हम, रिस्क, कि भाई अभी तो प्रेजेंट में पता नहीं कि फ्यूचर में उसमें क्या फ्लक्चुएशन होना है, तो कुछ तो होगा, या तो प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, क्योंकि सिक्योरिटी वोलेटाइल नेचर की होती है, मतलब उनमें फ्लक्चुएशन होती रहती है। तो यहाँ पे क्या होगा, उस रिस्क को मैनेज करने के लिए, रिस्क मैनेज, अपने इन्वेस्टमेंट के रिस्क को मैनेज करने के लिए, कम करने के लिए इन्वेस्टर कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है या कुछ टूल्स का यूज़ करता है जिन्हें हम हेजिंग टूल कहते हैं। उसमें से एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, एक आपका हमने इससे पहले पढ़ा है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, वो भी आपका एक हेजिंग का ही टूल है। तो आपका क्या होता है, इन जनरल अगर मैं बात करूं, जब भी हेजिंग के मैनेजमेंट की बात आएगी, हेजिंग मैनेज करता है आपके इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन। अब फ्लक्चुएशन कैसे हो सकती है? अगर कोई पर्सन सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहा है तो फ्लक्चुएट होता है उसका प्राइस, तो उसमें उसको रिस्क होगा उसके फ्लक्चुएशन से। सेकंड, अगर कोई इंडियन रुपीज़ है, मतलब इंडियन रुपीज़ छोड़ो, करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज में, करेंसी की वैल्यू में, अब हमें रुपीज़ से डॉलर में कन्वर्ट करना है कोई कमोडिटी लेने के लिए, तो वहाँ पे जो करेंसी की वैल्यू में फ्लक्चुएशन होगा, उससे भी किसी पर्सन को रिस्क हो सकता है। तो ये दोनों तरह के रिस्क अपने रिड्यूस करने के लिए एक पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसमें से एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, एक फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड हम पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं, अगर आपको समझना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे, इसके साथ साथ हम इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप इसमें क्या होता है, किस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका, देखो, एक स्पेसिफाइड डेट पे होता है, डिलीवरी की एक स्पेसिफाइड डेट होती है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की। अब होता कैसे है, क्या सिचुएशन होती है जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है? तो एक आपके मिस्टर ए है, मिस्टर ए कौन है? इन्वेस्टर, ओके। एक है बी इंस्टीट्यूट, बी इंस्टीट्यूट है। अब ये क्या है, आपका कोई कमीशन या फिर कोई एसोसिएशन जो कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कराती है। मिस्टर ए को कोई सिक्योरिटी परचेज करनी है, अब से सम टाइम, मतलब कुछ टाइम बाद लेनी है, आफ्टर सम टाइम, ओके। तो मिस्टर ए क्या काम करते हैं, मिस्टर ए को डाउट होता है कि उनकी जो सिक्योरिटी है ना, उसका प्राइस इन फ्यूचर इंक्रीज हो सकता है। अब इंक्रीज होगा, जिस चीज़ को वे अब 50 रुपीज़ में ले सकते थे, इन फ्यूचर उन्हें वो 60 रुपीज़ में मिलेगी, उन्हें ऐसा डाउट है। या इन फ्यूचर उसका प्राइस 65 हो सकता है। ये उनकी, मतलब उन्होंने एनालाइज करा उसका ट्रेंड और उन्होंने ये अज्यूम करा। तो वो पहुँचे मिस्टर बी के पास, उन्होंने कहा कि मैं एक सिक्योरिटी लेनी है, मुझे सिक्योरिटी की 100 यूनिट्स, और मुझे लेनी है एट द रेट 50 पर डॉलर। मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है फ्यूचर के लिए। डेट बता दी, जो भी स्पेसिफाइड डेट है, इन्होंने कहा आफ्टर 4 डे, मतलब 4 दिन बाद लेनी है। तो मिस्टर बी ने कहा ओके, हमारी डील डन। मिस्टर बी ने
कॉन्ट्रैक्ट इशू कर दिया। अब क्या होगा समझना, इतनी सिचुएशन होगी, मिस्टर ए बी के पास गए, 50 पे डील डन कर ली कि मैं 50 पे डील डन करना चाहता हूँ 100 यूनिट्स की। तो मिस्टर बी ने कहा ओके, हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डन। अब क्या होगा, जो सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना था, अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, तो मिस्टर ए को पे करने पड़ेंगे मिस्टर बी को, मतलब बी इंस्टीट्यूट को, इनिशियल मार्जिन। ये क्यों पे करना पड़ेगा भाई, जब जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं मिस्टर ए बायर है, मिस्टर बी सेलर है। एक बात ध्यान रखना, जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस टाइम ना तो मिस्टर ए के पास सिक्योरिटी है ना ही मिस्टर बी के पास, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के टाइम मिस्टर बी क्या करते हैं, मिस्टर ए के बिहाफ पे वो ले लेते हैं सिक्योरिटी, अपने पास रखते हैं। उस टाइम जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो मिस्टर बी एक मिनिमम अमाउंट मिस्टर ए से एक्वायर कर लेते हैं। कहते हैं कि ओके कॉन्ट्रैक्ट डन, आप ये इनिशियल मार्जिन हमें पे कर दीजिए। तो ये इनिशियल मार्जिन हमने माना, ओवरऑल 100 यूनिट 50 से आए तो 5000 तो पूरी वैल्यू है, वूल वैल्यू कितनी है 5000 अमाउंट है पूरी तो सिक्योरिटी की। बट यहाँ पे कहेंगे आप इनिशियली 1000, मतलब इनिशियल मार्जिन आप 1000 पे कर दें। 1000 मतलब 10%, 50,000 का 5000 का 10%। ओके इसके बाद क्या होगा, ये इनिशियल मार्जिन पे कर देंगे मिस्टर ए मिस्टर बी को। देन कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा, इसे कॉन्ट्रैक्ट में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में उसके बाद क्या होगा, डे बाय डे एडजस्टमेंट होगा प्राइस के फ्लक्चुएशन का। मतलब प्राइस में जो भी चेंज होगा ना उसका डे बाय डे होता रहेगा यहाँ पे एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट कैसे होगा, अगर सिक्योरिटी का प्राइस बढ़ता है, सिक्योरिटी का प्राइस बढ़ा तो भाई मिस्टर ए ने तो कह दिया था कि 50 पर डॉलर में मुझे लेनी है, तो वो जो मार्जिन होगा ना, जैसे कि 50 से वो 60 रुपीज़ पे चली गई तो 10 का मार्जिन 100 यूनिट पे मतलब 1000 इंक्रीज हो गए। तो क्या होगा, ये पूरी अमाउंट नहीं देने के, ना ही तो मिस्टर ए मिस्टर बी को, ना ही मिस्टर बी मिस्टर ए को, ये करेंगे ये 1000 रुपीज़ दे देंगे मिस्टर ए को। जब मैच्योरिटी टाइम आएगा कॉन्ट्रैक्ट का, मिस्टर ए को पे कर देंगे 1000 रुपीज़, मतलब $1000। और अगर सिचुएशन ऐसी होती है कि इसका प्राइस लो जाता है, मतलब क्या हुआ 40 पे चला गया, तो अब मिस्टर ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उन्होंने प्राइस डन किया था उस तक उस कमोडिटी का प्राइस, उस शेयर का प्राइस, सिक्योरिटी का प्राइस पहुंचाएं। तो मिस्टर ए, इस सिचुएशन में मिस्टर ए पे करेंगे मिस्टर बी को 1000 रुपीज़। ठीक है, तो ये जो 100 यूनिट 50 रुपीज़ पे मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टर ए की है, और 50 से जो एक्स्ट्रा होगी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मिस्टर बी की। तो ये ध्यान रखना है। अब क्या होगा, ध्यान रखना, ये तो देगा ही जो मिस्टर बी है, अगर प्राइस बढ़ता है तो 1000 रुपीज़ तो देंगे ही, और इनिशियल मार्जिन जो उन्होंने 1000 का डिपॉजिट करवाया था वो भी साथ में पे करेंगे। सिचुएशन सिंपल रहती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जो उनका मार्जिन मनी होता है, मतलब जो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है, जो फ्लक्चुएशन अमाउंट प्राइस होता है एडजस्टमेंट, सिर्फ वो पे किया जाता है। यहाँ पे वूल अमाउंट का एडजस्टमेंट नहीं होता। इसे एग्जाम्पल देखते हैं आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये पहले तो ये देख लो, ये जो है CFTC, SEC और NFA, ये रेगुलेटरी बॉडी हैं जो इसे रेगुलेट करती हैं, इन कॉन्ट्रैक्ट्स को। सेबी के रूल रेगुलेशन लगते हैं। और जो आपका डे बाय डे एडजस्टमेंट होता है उसे मार्केट टू मार्केट एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। ओके, तो एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे।
एक बायर है, उसने एंटर करा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में टू बाय 100 बैरल्स ऑफ ऑयल एट $50 पर बैरल। तो पर बैरल उसने $50 पे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 100 बैरल का। इनिशियल उन्होंने $1000 10% के कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से डिपॉजिट कर दिया जो सेलर है उसके पास। कैसे? ये था, अमाउंट होगी पूरी $5000। अब इसका 10%, 5000 10/100, 10% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, सॉरी गड़बड़ होगी यहाँ पे। 10% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मीन्स क्या है, 50 है, 50 का 5000 10/100 500 बैठता है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो रही है। अभी देखो 5000 है ना, 1 × 100, 20% है ये, 20% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 1000। ओके, तो 20% उन्होंने इनिशियल मार्जिन ले लिया है। इनिशियल मार्जिन आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो होगी उसका ही कुछ परसेंटेज होता है। अब या हम इसे ऐसे कर सकते हैं, 20% ही है ना, दैट्स ऑल। आगे देखते हैं। इसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। अब डेली प्राइस में जो चेंज होगा ना वो डेली एडजस्ट होगा। अब वो जो एडजस्टमेंट होगा वो सेपरेट होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वो सेम वैल्यू रहनी है। समझ में आया? क्योंकि हमने डिस्कस करा अगर प्राइस लो जाएगा तो हमारा बायर जो है वो पे करेगा। तो ये ध्यान रखना, रिस्क मैनेज होगा, लेकिन अगर जो रिस्क सोचा था कि प्राइस बढ़ेगा बायर के अकॉर्डिंग, तो अगर प्राइस बढ़ा तो बायर को प्रॉफिट हो जाएगा कि उसे कॉन्ट्रैक्ट करने से उसका रिस्क मैनेज हो गया। लेकिन अगर प्राइस घट गया, मतलब बायर के अपोजिट डायरेक्शन में सिचुएशन चली गई बायर की सोच के, तो उस सिचुएशन में बायर को लॉस होना है। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं उसका डे बाय डे एडजस्टमेंट हो रहा है। फर्स्ट डे क्या हुआ, ऑयल का प्राइस इंक्रीज हुआ 51 पर बैरल। इसका मतलब ₹1.50 था, लेकिन अब $1 इंक्रीज हो गया। तो मल्टीप्लाई 100 बैरल्स, तो यहाँ पे क्या होगा, मार्जिन अकाउंट में आ जाएगा 1100। इसका मतलब 100 एक्स्ट्रा, 100 इंक्रीज हुआ। मार्जिन अकाउंट की बात कर रहे हैं। उसके बाद जो ऑयल प्राइस है अगर पहुंच गया 50.50 पर बैरल, मतलब इंक्रीज हुआ, सॉरी 0.50, तो यहाँ पे क्या होगा, अमाउंट इंक्रीज हो रही है 50 से। यहाँ पे बायर का लॉस नहीं है, ध्यान रखना। ओके, मार्जिन कॉल क्या होगी, मार्जिन कॉल की बाद में बात करेंगे। इन्होंने एडजस्टमेंट करा, कैसे इंक्रीज हुआ, तो इसमें से इन्होंने तो इसके अकॉर्डिंग दिखा दिया कि जो फर्स्ट डे 100 इंक्रीज हुआ उससे 50 लॉस में चला गया। लेकिन इन जर्नल देखें तो बायर को 1000 पे करने थे और उसकी जो मार्केट प्राइस जो पहुंच गया है 1050 पहुंच गया है। ये सिर्फ हम क्या मार्जिन अकाउंट का देख रहे हैं, वोल अमाउंट नहीं देख रहे, ठीक है। तो यहाँ पे तो 50 का इंक्रीज हुआ है, तो जो सेलर है ना वो पे करेगा 0.50 से 100 यूनिट का। तो ये कितना हो जाएगा 50, ठीक है, 50 एक्स्ट्रा रुपीज़ वो पे करेगा। लेकिन अगर सिचुएशन ये होती मार्जिन अकाउंट फॉल बिलो 1000, मतलब ऐसा होता है ये 900 पे पहुंच जाता, तो वो वहाँ पे 100 रुपीज़ से डिपॉजिट करते एडिशनल फंड को। ओके, इन सिंपल देखो अब एक्सप्लेनेशन दिखाती हूँ मैं।
देखो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों का दिखाऊंगी। अगर ऑयल का प्राइस 60 पर बैरल पे पहुंच जाता है तो वहाँ पे बायर को तो गेन होगा 1000 का और सेलर को लॉस होगा 1000 का, क्योंकि प्राइस बढ़ गया तो सेलर बायर को पे करेगा और बायर को 1000 मिलेंगे तो बायर का प्रॉफिट हो गया। और अगर होता कि ऑयल का प्राइस डिक्रीज हो रहा है, मतलब 40 पर बैरल पहुंच गया है, तो वहाँ पे बायर को लॉस होता 1000 का, क्योंकि बायर को 50 पे पहुँचाना पड़ता है, उसे 1000 पे करने पड़ते, और सेलर को गेन होता 1000 का। ओके, तो ये सिचुएशन है। आपको सिंपल समझ में आ गया होगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि हमें कोई सिक्योरिटी परचेज करनी है, फ़िलहाल हमारे पास फंड अवेलेबल नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर आफ्टर सम डेज हमारे पास मनी आ जानी है और हम उस सिक्योरिटी को परचेज़ कर लेने हैं। लेकिन हमें लगता है कि सिक्योरिटी का प्राइस इन फ्यूचर इंक्रीज़ हो जाएगा, तो आपका जो बायर है ना वो एक कॉन्ट्रैक्टर के पास पहुंचता है, जिसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्टर ऐसा पर्सन होता है स्पेसिफाइड डेट के लिए आपकी सिक्योरिटी का प्राइस आपसे प्राइस एक स्पेसिफिक प्राइस पे डील डन कर लेता है। लेकिन इसमें ये होता है जो प्राइस में फ्लक्चुएशन होती है ना वो एडजस्ट की जाती है एक एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू। यहाँ पे क्या होता है, अगर सिक्योरिटी का प्राइस बढ़ता है तो सेलर बायर को पे करता है, और सिक्योरिटी का प्राइस घटता है तो बायर सेलर को पे करता है। इस तरह से रिस्क मैनेज करा जाता है एक इन्वेस्टर के थ्रू। ओके, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक